नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी से रिलेटेड महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, नंदी हिल किस शहर में स्थित है। देखिए, अगर हम हिल की बात करें तो जनरली आप उत्तर भारत की ओर देखते हैं कि इधर ही ज़्यादा पहाड़ है, और अगर कुछ देखें तो ये आपके पश्चिमी जो घाट है उधर थोड़ा बहुत हिल है। लेकिन ये जो नंदी हिल है, नंदी जो कि भगवान शिव का सवारी हुआ करते हैं, वो उसी के नाम पे नंदी हिल रखा गया है। ये आपके मैसूर में, ध्यान रखिएगा, मैसूरी भी आपके ऑप्शन रहेंगे। मैसूर आपके कर्नाटक में है, और 73 में मैसूर ही हुआ करता था कर्नाटक का नाम, जिसको कि हम 73 में हम लोग ने यानी कि भारत सरकार ने इसको 73 में नाम चेंज कर दिया था। मैसूर को क्या कर दिया, कर्नाटक कर दिया था। तो मैसूर में ये नंदी हिल है, और ये जो हिल है इससे बहुत नदियाँ निकलती है। एक नदी है जो कि काफ़ी फेमस है, पेन्ना, जिसे पेनार कहते हैं। देखिए, एक होता है पन्ना। पन्ना जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके एमपी में है, लेकिन यहाँ पे पेन्ना रिवर की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, जो पेन्ना रिवर है वो आपके इधर यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के मैसूर के नंदी हिल से निकल के ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक और रिवर है जो कि इससे निकलती है, अर्कावती। अर्कावती कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा, जो पेन्ना रिवर है वो कहाँ से निकलती है? वो आपके नंदी हिल से निकलती है। ठीक है, अर्कावती भी ये भी आपके नंदी हिल से निकलती है, और ये जो अर्कावती है वो कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि जो नंदी हिल है, हालांकि जो नंदी हिल है वो आपके मैसूर से निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। चौका पूरन कहाँ की कला शैली है? ये कला शैली क्या होती है? जैसे चित्रकारी वगैरह बनाते हैं ना, रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो उसी तरीके से चौका पूरन भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं आर्ट है। कागज़ पे बना लिए, दीवार पे बना लिए, या किसी और चीज़ पे बना दिए। तो ये जो चौका पूरन है वो कहाँ की कला शैली है? ये यूपी की। मैंने आपको याद भी करवाया था कि चौक सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? जहाँ पे ज़्यादा सड़क होंगे, और यूपी में इतना आबादी है कि वहाँ तो सड़कें ज़्यादा होगी ही, और हर जगह कोई ना कोई चौक आपको मिल ही जाएगा। तो यानी कि यूपी का चौका पूरन है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है ट्रिक के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाकघर एटीएम किस शहर में खोला गया? देखिए, एटीएम किसका होता है? एसबीआई का होता है, या कोई बैंक का होता है। एसबीआई जैसे ही बैंक का होता है। लेकिन अगर कोई नया आइडिया आ जाए कि नहीं, ये आपके जो पोस्ट ऑफिस है उसका भी एटीएम हो जाए, तो अच्छी बात है ना। तो ये नया आइडिया था, यानी कि नई आइडिया है कि ये डाकघर में भी एटीएम होगा। डाकघर का भी जो एटीएम है वो जैसा एटीएम ये रहता है वैसा ही वो एटीएम रहता है, जो बैंक वाला एटीएम रहता है वैसा ही आपके डाकघर में भी एटीएम होते हैं, डाकघर के भी एटीएम होते हैं। ठीक है, जनरली आपको जो बड़े पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे ये वाला मिल जाएंगे। अच्छा, देखिए, जैसे कि आप डाकघर में बहुत सारे अकाउंट खुलाते हैं, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं उस तरीके से आप डाकघर में भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे भी पैसे का लेन देन होता है, जिसकी वजह से इन्होंने भी एटीएम खोल दिया। तो पहला जो डाकघर एटीएम खोला गया वो नया आइडिया था, तो चेन्नई में खोला गया 2014 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक है? देखिएगा, पहले 22 हुआ करते थे। ये मोदी सरकार ने सबको लपेट के एक कर दिया, यानी कि 22 से अब 12 बच गए। याद करने का तरीका, आपके पास जितने भी सरकारी बैंक के एटीएम होंगे, क्या होता है कि चार्जेस लगते हैं ज़्यादा निकालते हैं, तो हर एक महीने अलग अलग एटीएम से निकालेंगे पैसा। तो यानी कि 12 महीने में 12 एटीएम, यानी कि 12 सरकारी एटीएम, यानी कि 12 सरकारी बैंक। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं कौन कौन है, ये तो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईएमएफ के कितने सदस्य हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्तमान में पूछ रहा है आईएमएफ के कितने सदस्य। तो देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा
कि मॉनेटरी फंड में कितने सदस्य हैं, एक पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य हैं, एक पूछा जाएगा आपके कि WHO में कितने सदस्य हैं, एक पूछा जाएगा कि UN में कितने सदस्य हैं, एक पूछा जाएगा आपके कि WTO में कितने सदस्य हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे NTPC में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब एक एक को हम ट्रिक के थ्रू याद करते हैं। देखिएगा, अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो क्या कहता है कि यूनाइटेड नेशन में सब साथ मिल के रहते हैं। ठीक है, सब साथ मिल के, यानी कि 93 तेरे साथ ना रहेंगे बे। ठीक है, इस तरीके से तेरे साथ ना रहेंगे बे 93, यानी कि 1-2 कंट्री ऐसे होंगे जो कि तेरे साथ ना रहेंगे बे कह रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि WHO में 194 कंट्री है और यूनाइटेड नेशन में 193 ही कंट्री है, टोटल कंट्री 195 के अराउंड है। ठीक है, तो यानी कि 1-2 ऐसे कंट्री भी होंगे वो कह रहे होंगे यूनाइटेड नेशन में कि तेरे साथ ना रहना है बे। ठीक है, 93। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में कितने हो गए? 93। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं? 164। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जो ट्रेड करते हैं यानी कि व्यापार करते हैं वो एकदम से रईस आदमी होते हैं और वो हमेशा चेयर पे बैठते हैं, चेयर के 4 पैर होते हैं, तो इस तरीके से लास्ट में 4 होगा। अब हम WHO की बात करते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो आपको डॉक्टर कुर्सी पे बैठा देता है और इंजेक्शन वगैरह देता है, यानी कि इसके भी लास्ट में 4 होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक और एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 5 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर आपको कोई फंड आप किसी से मांगते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, आप मुझे फंडिंग कर दो, तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, यानी कि वो 0 रुपया देगा, तो लास्ट में 0, क्योंकि फंडिंग कोई जल्दी करता नहीं है। जब तक कि पूरा ट्रस्ट ना हो जाए कि आपसे बेनिफिट होगा, कोई जल्दी फंडिंग, या आप कह सकते हैं ना कि आप अपने परिवार से ही मांगते हैं कोई बिजनेस करने के लिए कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे फंडिंग कर दो, तो इस तरीके से याद करेंगे कि कोई आपको फंडिंग नहीं करेगा, यानी कि 0 रुपया मिलेगा, लास्ट में 0 रहेगा। वर्ल्ड बैंक में 189 है। बैंक ध्यान दीजिएगा, इम्फेसिस दीजिएगा, बैंक ना, यानी कि 9 जैसा कुछ सेंस देता ना, वर्ल्ड बैंक में 9 जैसा, यानी कि लास्ट में 89 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्य हैं 2021 तक के? अभी तक इसमें इतना ही सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पे है? देखिए, जंग की बात कर रहा है और हैदराबाद को अपन लोगों ने जंग से जीता था, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने जंग लड़ा था, तो यानी कि ये कहाँ पे होगा? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ऑब्वियस है, ऊंट कहाँ पे होगी? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में जैसलमेर, ज़्यादा रेगिस्तान है। तो देखिए, अगर हम बात करें ऊंट का, तो ऊंट का सवारी में देखेंगे कि कोई भी व्यापार करता था या अभी भी करते हैं तो ऊंट पे ले जाते हैं थे सामान, या अभी भी ले जाते हैं रेगिस्तान में, तो ऊंट पे ही ले जाते थे, यानी कि बेचने के लिए, बिकने के लिए, यानी कि बेचने के लिए ऊंट पे ही ले जाएंगे कोई भी सामान, यानी कि ऊंट का जो अनुसंधान होगा वो बीकानेर में होगा। ठीक है, ऊंट पे आप देखेंगे कि मरुस्थल में लोग अपना सामान ले जाते थे एक दूसरे जगह बेचने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान, यानी कि मरुक्षेत्र अनुसंधान, मरुक्षेत्र पे अनुसंधान करना है, तो ये भी आपके राजस्थान में ही होंगे। कौन सा जगह है? जोधपुर है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जैसलमेर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे अनुसंधान कैसे बनाएंगे? वहाँ पे तो पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो जो बचेगा एरिया वहीं पे बनाएंगे, तो जोधपुर वगैरह अच्छा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये है केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।